हमारे घर की परंपरा थी कि घर में किसी की भी शादी होती है तो दुल्हन पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारेगी। ऐसा करने के 1 महीने के बाद ही वह गर्भवती हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं जाने दिया। लेकिन शादी के 4 साल हो गए, मेरी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भेजा और खुद कमरे में छुप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दादाजी मेरे लिए एक अच्छे इंसान थे, लेकिन तब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था। हमारा खानदान तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा यह मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता था कि मैं यह रोक लूंगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हम एक पढ़े लिखे अच्छे खानदान से थे। घर के मालिक मेरे दादाजी थे। वह सबसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन सब के साथ हमारे खानदान में एक अजीब सी परंपरा थी, और वह यह थी कि इसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते थे। इसलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमारे घर में जिस लड़के की भी शादी होती, जो भी लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर आती, वह पहली रात दादाजी के कमरे में ही गुजारेगी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात पर बात करने को तैयार ही नहीं होता था, और यह सिलसिला सालों से चलता आ रहा था। और हैरत की बात तो यह थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजारती, वह 1 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती थी। लेकिन मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। मैं 3 भाई था और भाइयों में तीसरे नंबर पर था। मेरे बड़े भाई की पत्नी के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, जिस पर मेरी उनसे बहुत बहस हुई थी। लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, और अब मुझे इस चीज का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी वही सब होगा। लेकिन मैं यह सब नहीं करना चाहता था। इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाई को कह दिया था कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। लेकिन हमारी शादी को 4 साल हो गए और अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद ही नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे। मेरे भाई मुझसे अक्सर कहते थे कि तुमने गलत किया, अब सारी जिंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता था कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन जाऊं। मेरी पत्नी को भी यह परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको बहुत अजीब लगता था। सिर्फ हम ही थे जिनके पास इतने सालों में बच्चे नहीं हुए थे, और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी पत्नी चिंतित हो गई थी और एक दिन उसने खुद कहा कि मुझे दादाजी के कमरे में भेज दो। तो मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसने कहा कि वह हमेशा बिना बच्चे के तो रह नहीं सकती, इसलिए आपको यह तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और मैंने उसे चुप करा दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी यह जिद बढ़ती ही जा रही थी, और कोई उम्मीद ना होने की वजह से मैं अंदर ही अंदर पागल होता जा रहा था। आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा कि मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़कर आऊंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उसके बाद वह कुछ भी नहीं बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊंगा और देखूंगा कि कमरे में क्या होता है। लेकिन उस रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा, और उस रात मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में ही थी। मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ था। उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं कि क्या हुआ था, क्योंकि जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब सी खुशबू आई और मुझे कोई होश ही नहीं रहा। जब होश आया तो मैं उनके बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। अब तो मुझे यह बात और भी गलत लगने लगा था, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। मैंने दादाजी से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अभी सही वक्त नहीं आया है इसका, सही वक्त आएगा तो मैं इसका जवाब तुम्हें खुद दे दूंगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया। फिर सच में 1 महीने के बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा था। लेकिन मेरी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी और मैंने अपनी पत्नी के सामने यह जाहिर नहीं होने दिया। वह वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। 9 महीने बाद मेरी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। वह खुशी इतने सालों के बाद मिली थी, इसलिए सभी बहुत ज्यादा खुश थे।
और सबसे ज्यादा शायद मेरे दादाजी खुश थे, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। इसलिए मेरे बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज्यादा थी। एक दिन मैंने चुपके से बच्चे को उठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहां जाकर मैंने अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। एक दिन मैंने कैसे गुजारे मुझे ही मालूम है। मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पढ़ते हुए मेरा बीपी हाई हो गया, शायद बहुत ज्यादा टेंशन लेने की वजह से। मैं हॉस्पिटल में ही था, इसलिए फौरन मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर पर फोन करके बताना चाह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि अगर वह सब यहाँ आते तो टेस्ट वाली बात सबको पता चल जाती। मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वह खोलकर देख सकूं कि उसमें क्या है। टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। एक दिन मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस में रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर देख लूंगा। एक दिन मैं काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया, और जब मैंने दोबारा से रिपोर्ट को ढूंढा तो वह मुझे मिला ही नहीं। फिर मैंने अपने बच्चों को कबूल कर लिया और वक्त गुजरता गया। 3 साल गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हो गई। अब वही बात दोबारा से मेरे दिमाग में घूमने लगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी तो बहुत ही अच्छी औरत थी, कभी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। एक बार फिर से वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगा। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसको दोबारा से ले जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकता था। इसलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं हॉस्पिटल चला गया और इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और वही खड़े खड़े रिपोर्ट देखी। और रिपोर्ट देखकर मुझे झटका सा लगा, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, यानी वह बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग झटका खाने लगा। बच्चा मेरा ही था तो 4 साल तक क्यों नहीं हुआ? और सिर्फ एक दिन दादाजी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे बच्चा दे दिया। मैं हर वक्त यह सोच सोच कर टेंशन में रहने लगा था। खैर, वह बच्चा मेरा ही है। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वह गलत है। अगर वह गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में रात को जाना क्यों जरूरी है? वहाँ ऐसा क्या होता है? यह रात जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मेरा छोटा भाई अब जवान हो गया था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था और उसकी पत्नी के साथ फिर वही सब होना था जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मुझे इस राज को जानना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सच्चाई पता करूं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और मेरे भाई की भी शादी आ गई। जब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ यही होगा, लेकिन मुझे उस रात दादाजी के कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि दादाजी क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन मैंने बहाना बनाया कि मेरा एक दोस्त बहुत बीमार है और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। लेकिन मैं पिछले दरवाजे के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया। वहां जाकर मैंने देखा कि दादाजी कमरे में नहीं थे। मैं उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतजार था कि कब वह लोग कमरे में आएंगे। कुछ देर बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन अभी मेरे भाई की पत्नी नहीं आई थी और उसके आने तक मुझे धैर्य और शांति से इंतजार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठने जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज आ रही थी। यह वही बहस थी जो हर दुल्हन घर में आने के बाद करती थी, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सजती है और जब उसे पहली रात को ही ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो यकीनन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। और यह ड्रामा मैं कई सालों से देखता आ रहा था और आखिरकार वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ था। और थोड़ी देर बाद ही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, दादाजी उठकर वॉशरूम चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर तरस आ रहा था। वह घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए और उन्होंने आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के साथ ही दादाजी ने जेब से हाथ निकाला और उनके हाथ में रुमाल था। उन्होंने वह रुमाल उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर ही वह दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक तो मुझे पहले से मालूम ही था। मुझे इंतजार था तो इस बात का कि अब दादाजी क्या करेंगे। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकाल दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला। सुबह के करीब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा था उसके बाद दादाजी से सवाल करना तो बनता था, लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैं दादाजी से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज पता चल गया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को यह सब करना पड़ा। और मैंने बहुत बार बातों ही बातों में उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी बात को टाल देते थे। इस बार दुल्हन 2 महीने बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। अब तो सब परेशान हो गए थे कि ऐसा क्यों हुआ।
लेकिन सभी ने इंतजार किया कि भगवान की तरफ से ही देर हो सकती है। दादाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दादाजी ने कहा कि इस घर में कोई इंसान यह राज जान चुका है। अगर यह बात किसी और को मालूम न होती तो अब तक बहू गर्भवती हो चुकी होती। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि दादाजी को यह कैसे मालूम हो गया कि यह राज कोई दूसरा भी जान चुका है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच-सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज को जान चुके हो कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन जी नहीं सकूंगा और जो भी इस राज को जान चुका है मैं उससे एक बात कहना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही वक्त है। मैंने कहा दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा कि बाकी सब घर वाले बाहर जाएं और तुम मेरे पास बैठो। मैं सबके जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया तो दादाजी ने मुझसे कहा कि सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ कि तुम यह राज कैसे जानते हो। मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो अब ये राज तुम्हारे पास एक अमानत है। कोई भी इस राज को नहीं जानता है। तो मेरे मरने के बाद यह राज सारे घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ न कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मेरे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाए। मैंने दादाजी से कहा कि आप मुझे पूरी बात बताइए ताकि मैं सारे घर वालों को जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि मैं कुछ गलत करता हूं, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत पहले मेरे समय में दादाजी के जमाने में जादू टोना और यह सारी चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हमारे खानदान में कोई भी औरत ब्याह कराती थी तो उसे जादू के जरिए से उसकी औलाद बांध दी जाती थी। कभी भी इस खानदान में औलाद नहीं हो सकती थी। एक बुजुर्ग ने इस जादू का तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि 7 पीढ़ी तक आपको यह काम करना ही पड़ेगा। और वह यह काम है कि घर में शादी होकर जो भी दुल्हन आएगी उसे घर का जो भी बड़ा होगा वह उसको एक रात अपने पास रखेगा और वह कुछ मंत्र पढ़ेगा जो कि उस बुजुर्ग ने बताए थे। और यह मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होने चाहिए। इसलिए जो भी दुल्हन आती है उसे बेहोश कर दिया जाता था और उस मंत्र को पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्से में काला धागा बांधा जाता था। यह काम 7 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मुझसे पहले मेरे दादाजी और उससे भी पहले उनके दादाजी यह सब किया करते थे। लेकिन अब तुम लोग लास्ट पीढ़ी हो। तुम लोगों के बाद यह काम नहीं करना पड़ेगा। मेरे जाने के बाद मेरा राज सबको बता देना, जिससे कि सबके दिलों से मेरे लिए शक खत्म हो जाए। मैं दादाजी की बात सुनकर खामोश रह गया और मैंने दादाजी से वादा किया कि उनका यह राज उनके जाने के बाद मैं सबको बता दूंगा। और दादाजी के जाने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको एक साथ बैठाकर वह राज सबको बता दिया। दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटियां निकालकर बहते हुए पानी में बहा दिया। इस तरह 7 पीढ़ी पहले होने वाले एक जादू से हम सब की जान छूट गई।